स्वागत दोस्तों, आगे चलिए इस वीडियो के साथ सामने मोदी में जिनके सबसे पहले सबसे बड़ी टीम को थैंक यू दोस्तों। राहुल गांधी और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव कल निकालने वाले हैं वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को मिली है बड़ी सफलता। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के कौन से बड़े और वरिष्ठ नेता वोट अधिकार की लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 5 चुने गए सदस्यों को अगवा किए जाने के मामले को लेकर सीधा पुलिस के दफ्तर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री। बताएंगे इसके बाद हुआ जोरदार तरीके का बवाल दोस्तों, और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़े सुपरस्टार लड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में सावरकर और नेहरू को लेकर फिर छिड़ गया विवाद। बताएंगे कैसे बीजेपी सरकार के मंत्रालय को कांग्रेस ने जमकर लगाई है फटकार। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होगा, डंके की चोट पर परिवर्तन होगा, और अगर आप भी सावरकर की जगह जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कल सासाराम से लगभग 23 दिनों की कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की यात्रा होने जा रही है दोस्तों, जिसे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। यानी इंडिया गठबंधन का पूरा भाग्य इस यात्रा से बदल सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर अपने बड़े भाई राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को एक दिन पहले बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता देव नारायण रजक ने अचानक से खबर सामने आई है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है दोस्तों। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता हासिल की है दोस्तों, और प्रतीक चिन्ह के तौर पर गमछा और लालू यादव की जीवनी गोपालगंज टू रायसीना उनको भेंट किया गया है दोस्तों। देवनारायण रजक के साथ मुकेश कुमार, नवल किशोर यादव और विपिन कुमार, मनोज भूषण और अशोक कुमार, धीरेन्द्र प्रसाद यादव और मनोज कुमार के साथ साथ रामचंद्र यादव, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद अली और हरिशंकर गोस्वामी सहित कई वरिष्ठ नेता आरजेडी में शामिल हो गए दोस्तों। आरजेडी नेताओं ने कहा कि लालू यादव की सामाजिक न्याय की विचारधारा और तेजस्वी यादव की विकास उन्मुख राजनीति से प्रभावित होकर अन्य दलों के नेता लगातार आरजेडी से जुड़ रहे हैं दोस्तों। देवनारायण रजक सन 2000 में बीजेपी के टिकट पर बनमुनखी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे दोस्तों। 2005 में इस सीट पर बीजेपी ने उनके स्थान पर कृष्ण कुमार ऋषि को उम्मीदवार बनाया दोस्तों, जो लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2005 से लेकर 2020 तक बीजेपी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत रहे हैं दोस्तों। 2015 में महागठबंधन के चलते समीकरण काफी कठिन हो गया था, और कृष्ण कुमार ऋषि महज 708 वोटों से यहां पर मुकाबला जीत पाए थे दोस्तों। 2020 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी के नेता ने आरजेडी के उम्मीदवार उपेंद्र शर्मा को हराकर यह सीट बरकरार रखी दोस्तों। 27,743 वोट से बीजेपी का उम्मीदवार जीता हुआ है, तो यह सीट काफी मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए, इसीलिए यहां से जीते हुए पूर्व विधायक को साथ में लेकर आया गया है दोस्तों। बनमुनखी सीट पूर्णिया जिले के स्थित अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षित है दोस्तों। 2008 के परिसीमन आदेश के अनुसार इसका मौजूदा गठन किया गया, और यह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 1990 के दशक में यह सीट कांग्रेस पार्टी, जनता दल और बाद में बीजेपी के साथ झूलती रही दोस्तों। 1990 में बीजेपी ने पहली बार खाता खोला, और उसके बाद से यह भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ बन चुका है दोस्तों। लेकिन अगर यहां पर अच्छे समीकरण सेट करके पुराने विधायक को मैदान में उतारा गया तो जरूर यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है दोस्तों। ऐसे में देव नारायण रजक क्योंकि पूरे विधायक रहे हैं, तो स्थानीय लोग उनको जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके का विकास किया होगा, तो वो खुद भी अपने दम पर वोट इकट्ठा करेंगे दोस्तों। और इसके बाद इंडिया गठबंधन का वोट ऐड होकर यहां पर समीकरण पलट सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही पूरी स्ट्रेटजी के साथ इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर है दोस्तों, जो जहां तहां उल्टे सीधे बयान देकर कहीं ना कहीं मामले को उल्टा अपने खिलाफ कर लेते हैं दोस्तों। एक बार फिर से अनुराग ठाकुर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने के लिए आए थे, लेकिन मामला खुद उल्टा पड़ गया दोस्तों। उनके पीछे ही ये मुद्दा पड़ गया है। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी की ओर से जो महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर कई सारे आंकड़े दिखाए गए थे, और पूरे सबूत के साथ बताया गया था कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स ने वोट डाला है, जिसके कारण पूरी तरीके से चुनावी समीकरण बिगड़ गए हैं और इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। उस सीट पर एक बहुत बड़ी साजिश की और अंदेशा जताया राहुल गांधी ने दोस्तों, और पूरा बंडल लेकर राहुल गांधी सबूत के तौर पर आए थे। लेकिन अनुराग ठाकुर को लगा कि मजाक चल रहा है, तो फिर अनुराग ठाकुर बिना किसी सबूत के दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बीजेपी के नेता की तरह उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं दोस्तों। और राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव और विपक्ष के नेताओं की जीती हुई सीट को लेकर दावा करते हैं कि उन सीटों पर बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा किया गया है, और फर्जीवाड़े से इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव जीते हैं। यानी जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, हूबहू वही आरोप बीजेपी के
के नेता अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाते के साथ ही सबूत दिया, डॉक्यूमेंट दिया दोस्तों। इसके बाद चुनाव आयोग ने हालांकि राहुल गांधी को नोटिस दिया सबूत मुहैया कराने के लिए, लेकिन अनुराग ठाकुर को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया दोस्तों, जबकि अनुराग ठाकुर ने एक कोरा कागज नहीं दिखाया सबूत के नाम पर, यानी भाजपा के नेता को मजाक लग रहा था दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोर्चा खोला दोस्तों। इस पूरे मामले पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछे जाने शुरू कर दिए गए। बोला गया कि जब राहुल गांधी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और सबूत के साथ में आरोप लगाया तो आप राहुल गांधी को नोटिस जारी करके राहुल गांधी से कह रहे थे कि एफिडेविट लेकर दीजिए, लेकिन भाजपा का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया में आकर कह रहा है कि 3 लाख वोटों का घपला हो गया बिना किसी सबूत के, तो उसके खिलाफ तो अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश रखता है, तो उससे पहले अनुराग ठाकुर को एक बड़ा सा नोटिस देना चाहिए और बोलना चाहिए कि बताओ कहां है प्रूफ कि 3 लाख फर्जीवाड़ा हुआ है, और अगर साबित ना कर पाए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ सवाल उठाने से पहले अब इन लोगों को सबूत जुटाना पड़ेगा, हवा में तीर चलाने के दिन फिर गए, अब जनता सवाल पूछती है और सबूत मांगती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो सबूत दे दिया वो तो भाजपा के लोग जन्म जन्म तक कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के नैनीताल में जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। यहां पर कांग्रेस पार्टी के कम से कम 5 सदस्यों को, जो चुने गए सदस्य हैं दोस्तों, जिनको जिला अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालना है, उनको गायब कर लिया गया, अगवा कर दिया गया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता के बीच में इलेक्शन हो रहा था, तब ये गायब करने की खबर सामने आई है दोस्तों। लोगों ने वीडियो भी देखा था। ऐसे में अब पुलिस वाले कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं दोस्तों, कतरा रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी बोला था कि जल्द से जल्द सारे नेताओं की बरामदगी कीजिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों को कोई भनक नहीं लग रही है दोस्तों की आखिर अगवा किए गए सारे नेता कहां पर है दोस्तों। इस मामले पर अब नैनीताल के अंदर जोरदार बवाल देखने को मिला। आपको बता दें कि पुलिस थाने में महिला कांग्रेस की सारी नेत्रियां पहुंच जाती हैं दोस्तों, और ऑफिस में चूड़ी लेकर पहुंच गई एसएसपी ऑफिस में और कहा कि आप लोगों के बस की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता के किडनैपिंग के बाद कार्रवाई करने की और उनको किडनैपिंग से मुक्त करवाने की। यानी आप दोस्तों सोचिए किस लेवल का लोकतंत्र का हनन चल रहा है दोस्तों, जहां पर वोट डाले जाने वाले थे और कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने ही वाला था। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे नंबर थे दोस्तों, लेकिन रास्ते से सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया जो लोग अपना जिला अध्यक्ष चुनते, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर था दोस्तों, मेजॉरिटी था। अगर आप भी मानते हैं खुले आम साफ साफ डकैती है और इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और पुलिस वालों को थोड़ी कानून की भी लिहाज करनी चाहिए दोस्तों, और जल्द से जल्द जो उम्मीद लोग उनसे करते हैं वो करके दिखाए, और अगवा करने वाले लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए दोस्तों। ये भारत के लोकतंत्र के अपहरण से जुड़ा मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि ये खुलेआम गुंडागर्दी और कानून की धज्जियां उड़ाने से जुड़ा मामला है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और पुलिस वालों के बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा, जो अभी तक लगभग 48 घंटे होने को है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रति एक पॉजिटिव रवैया देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेस अब इंडिया गठबंधन से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे ही भोजपुरी के सबसे बड़े मेगा स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है दोस्तों। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई है। इस पर खेसारी यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बस ऐसे ही भाई तेजस्वी यादव का आशीर्वाद लेने आए थे। अरे नहीं, हम तो बस प्यार जताने आए थे और प्यार लेने आए थे। हम फिल्मों में ही सही है, हम ऐसे ही गर्दा उड़ा रहे हैं, बस चाहते हैं बिहार के लिए ही जो भी हो बेहतर हो और बिहार की जनता को, प्रदेश को एक बेहतर बिहार मिले, यही मांग हम करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों वो एक डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जरूर बातचीत चुनाव को लेकर की गई हो। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव से मुलाकात खेसारी लाल यादव कर रहे हैं और राजनीति पर चर्चा ना की गई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और क्योंकि अभी वो खुलकर नहीं बोलेंगे, एक शिष्टाचार होता है दोस्तों, इसीलिए शायद हो सकता है कि कुछ इंतजार के बाद एक खबर सामने आए कि खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इंडिया गठबंधन का झंडा बुलंद करते हुए विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस बार बिहार के चुनाव में जो बदलाव चाहता है, 20 साल पुरानी फ्लॉप हो चुकी सरकार को बाहर करना चाहता है और थक चुकी सरकार को हटाकर युवा नेतृत्व की सरकार बनाना चाहता है, उनको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। जो उम्मीदवार मजबूत है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और क्या वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
केंद्रीय पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोस्तों एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे पता चल रहा है कि अब देश के अंदर कहीं ना कहीं मंत्रालय को भी बीजेपी अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मंत्रालय है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उसने एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए 4 लोगों की तस्वीर लगाई गई थी। दोस्तों एक तस्वीर थी हम आप सबके फेवरेट शहीद भगत सिंह की दोस्तों, और दूसरा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और तीसरी तस्वीर थी दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों। लेकिन एक जो तस्वीर यहां पर दिखाई दी, इसे लेकर जोरदार तरीके से विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें कि 3 लोगों की तस्वीर तो ठीक थी दोस्तों, लेकिन जो चौथी तस्वीर थी उसमें सावरकर दिखाई दे रहे हैं और तिरंगा लगा हुआ है। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कठोर प्रतिक्रिया दी गई। दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट करते करते अब स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने का मौका मिल गया है क्या? यानी दोस्तों एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके जिस तरीके से लोगों की गाड़ियों को खराब किया जा रहा है, उस पर जवाब देने की जगह अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से यह पोस्टर बनाया गया है और नेहरू जी की जगह सावरकर की तस्वीर लगा दी गई है दोस्तों। यानी एक तरीके से वीर सावरकर को आजादी में बड़े योगदान वाले व्यक्ति के तौर पर बताने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है दोस्तों कि भारत के किसी सरकारी मंत्रालय की ओर से इस तरीके का पोस्ट जारी किया गया हो जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी और सरदार पटेल की तस्वीर गायब कर दी गई हो। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि देश जो जानता है, जो देश के असली स्वतंत्रता सेनानी है, उससे लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि लोगों के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए केवल वही लोग स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था, अंग्रेजों के आगे बिल्कुल भी घुटने नहीं टेंगे थे, अंग्रेजों को रुला रुला कर भारत से भगाया था। अगर आप भी इस बात का इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि नेहरू जी और सरदार पटेल जी जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी 17 अगस्त से यानी कल से वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं दोस्तों। 23 जिलों के अंदर यह यात्रा गुजरने वाली है और लगभग 14 दिनों की यह यात्रा होने जा रही है दोस्तों। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है दोस्तों जो राहुल गांधी ने उठाया हो और मोदी सरकार ने आज नहीं तो कल माना हो। दरअसल मोदी सरकार लगातार राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को ही अपनी नीति बना बनाकर लोगों के सामने रखकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर खुद फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हम देश के सारे युवाओं को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद बीजेपी सरकार एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम लेकर आती है, इंटर्नशिप कराने का प्रोग्राम लेकर आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो पूरी तरीके से फेल हो गया दोस्तों। इसके बाद जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो फिर बीजेपी की सरकार कह रही है कि हम भी जातीय जनगणना करवा देंगे, और इस तरीके से बार बार राहुल गांधी के मुद्दे चुराए जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने 2017 में जब जीएसटी लागू हुई थी तभी राहुल गांधी ने कहा था कि हम 28% जीएसटी का जो टैक्स है उसके खिलाफ है, इस स्लैब को हटाया जाना चाहिए। यानी दोस्तों जो 0%, 5%, 18% और 28% के स्लैब है उसमें से जो 28% वाला स्लैब है जो सबसे ज्यादा महंगा स्लैब है दोस्तों, इसे हटाने की मांग की गई। राहुल गांधी की इस मांग के बाद अब जाकर बीजेपी की सरकार चर्चा कर रही है दोस्तों, और दावा किया जा रहा है कि 28% वाले स्लैब को हटाकर उसे 18 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, और जो 12% वाले हैं उसे भी 18 तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी एक तरीके से जिन पर कम टैक्स लग रहा था उसको 18 तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से राहुल गांधी के द्वारा जो बोला जा रहा है उसी को लागू करने की बातें चल रही है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वालों के पास अब खुद की कोई पॉलिसी नहीं बची है, केवल विपक्ष की पॉलिसी चुरा रहे हैं, लेकिन देखते हैं किस तरीके से 28% वाला स्लैब हटाएंगे। क्या जो लोगों के जरूरत की चीजें हैं उसको महंगा करेंगे? क्या 12% वालों को उठाकर 18% में डालेंगे तो इससे और ज्यादा लोगों की जरूरत के सामान महंगे होंगे दोस्तों, लग्जरी आइटम सस्ता होगा और इससे कहीं ना कहीं गरीब लोगों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं किस तरीके से चीजें की जाती है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया दोस्तों तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के नेता विपक्ष नदारत रहे हैं। डिबेट शो के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता जो पदों पर है प्रधानमंत्री मोदी के बाद कैबिनेट मंत्री के दर्जे में अगली पंक्ति में बैठाया जाता है उनको। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने हमेशा ऐसा ही किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस दल के भी नेता विपक्ष रहे हैं उसे आगे की पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए मंत्रियों के साथ में। जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने तो पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनको अंतिम पंक्ति में बिठाया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों संवैधानिक पोस्ट पर है। यानी दोस्तों, अगर कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है जो एक संवैधानिक पोस्ट है तो उसका दर्जा मंत्री के तौर पर माना जाता है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, इसीलिए सीट आगे होनी चाहिए। लेकिन पिछली बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया था दोस्तों, तो इसके बाद दोनों नेता गए नहीं। तो बीजेपी के नेताओं का दावा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो परंपरा है उसका उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब बीजेपी के लोग नियम तोड़ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं ने परंपरा तोड़ दी तो कौन सी आफत आ गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नियम ज्यादा जरूरी है परंपरा से, यानी नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है तो उसको आगे की सीट दी जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर अपमानित करने की कोशिश की जाएगी तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने एकदम सही किया है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की बात को खारिज किया दोस्तों। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह एनडीए से बाहर आने की बात तो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। दरअसल एक समाचार वेबसाइट ने दावा किया था कि चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं। हालांकि सबको पता है कि चिराग पासवान ऐसे पलटी मारते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, और ये एक उनका कंफ्यूजन वाला पॉलिटिक्स बन चुका है दोस्तों। लोगों को पता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है, और इसीलिए अब इनकी बातों पर ज्यादा लोग ध्यान देते नहीं है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया वाले 2-3 स्टेटमेंट छाप करके दावा करते हैं कि अब वो एनडीए से अलग होने वाले। लेकिन सबको पता है, पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है कि चिराग पासवान में बिल्कुल हिम्मत नहीं है अकेले चुनावी मैदान में उतरने की। उनको भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पार्टी का बैसाखी चाहिए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी जब तिरंगा फहरा रहे थे तब बारिश हो रही थी और बारिश में राहुल गांधी बिना छाता के तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में शामिल हुए दोस्तों। इस दौरान राष्ट्रगान बज रहा था, राहुल गांधी के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी और वो राष्ट्रगान गा रहे थे दोस्तों। तस्वीरें काफी ज्यादा शेयर की गई है, यानी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है जहां पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारत के राष्ट्रीय गान के सम्मान में राहुल गांधी एकदम सावधान की मुद्रा में है दोस्तों और तनिक भी नहीं डिगे। चाहे बारिश पड़ता रहा, पानी पड़ती रही, राहुल गांधी भारत के सम्मान के, भारत के तिरंगे के सम्मान के लिए खड़े रहे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की तस्वीर ही बताती है कि नेता के दिल में भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को लेकर कितना सम्मान है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तस्वीर काफी अच्छी है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की दोस्तों। विपक्षी दल इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल का अपमान करने और राष्ट्रीय आयोजन यानी लाल किले से जो तिरंगा फहराया जाता है उस कार्यक्रम का अपमान बताया है दोस्तों। ओवैसी ने संघ की तारीफ को स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके सहयोगी अंग्रेजों के मोहरे बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने गांधी से जितनी नफरत की उतनी अंग्रेजों से भी कभी नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुत्व की विचारधारा बहिष्कार में विश्वास करती है और यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। मोदी स्वयं सेवक के तौर पर नागपुर जाकर संघ की तारीफ कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर उनका यह बोला जाना भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल का पूरी तरीके से अपमान है। आरएसएस को लेकर अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस को खुश करने के लिए मोदी ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको कतई नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिस पर कई बार बैन लग चुका है और सरदार पटेल ने बैन लगाया था दोस्तों, तो ऐसे संगठन के बारे में कम से कम चुप्पी साध कर तो बैठना चाहिए और कुछ बोलना नहीं चाहिए। यहाँ तो तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। इससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर जो माहौल है दोस्तों उसको ऐसे तब्दील किया जा रहा है जैसे ये सब नॉर्मल बातें थी और स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर से लेकर आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। यानी दोस्तों इससे पहले नरेंद्र मोदी के आने से पहले देश के ज्यादातर लोगों ने सावरकर का कभी नाम ही नहीं सुना था दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद से बार बार सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दोस्तों और उसके बाद वो पत्र बाहर आ गया तो उसके बाद भी बीजेपी डिफेंड करती हुई दिखाई देती है। ऐसे में अब आरएसएस को लेकर भी जो ये बयान दिया गया है दोस्तों इसे कॉमन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा 15 अगस्त तक बूचड़ खानों और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश की कड़ी निंदा की है। दोस्तों, ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तर्क दिया है कि इस तरह के प्रतिबंध निर्दयी और असंवैधानिक होते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर को मांसाहार से जोड़ने के औचित्य पर सवाल उठाया। दोस्तों, ओवैसी ने दावा किया कि तेलंगाना की 99% आबादी खाने में मांसाहार खाती है, यानी नॉनवेज खाती है। इसके बावजूद ये जो फैसला लिया गया है ये एकदम भारत के संविधान के विरोध में, और इस फैसले का विरोध किया जाना चाहिए। ओवैसी की पार्टी के नेता ने मीट बैन के विरोध में बिरयानी पार्टी की है दोस्तों, और एक तरीके से बता दिया है कि ऐसे किसी भी बैन को इंकार किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा गया कि उन्होंने नगर आयुक्त को यह आदेश वापस लेने के लिए निर्देश क्यों नहीं दिया, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके को लेकर यह फैसला लिया गया था। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि लोगों के खान पीन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार क्यों इतना फोकस करती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एक मानसिकता है जिसके तहत कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बहुसंख्यक समाज को लाने के प्रयास है। दोस्तों, पता है कि खाने को लेकर आपस में मतभेद होगा तो फिर उसे राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकेगा, और आप लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी इस तरीके की गंदी राजनीति करती है। दोस्तों, 2 शब्द उनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी के बलिया में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और बलिया सदर से विधायक दयाशंकर सिंह और बलिया के रसड़ा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह के बीच में बयानों का वार पलटवार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी जारी रहा। दोस्तों, फिलहाल दोनों विधायकों के बीच में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर बीएसपी के विधायक को मंत्री दयाशंकर ने आड़े हाथ लिया है। दोनों विधायक में कौन बड़ा बयानवीर है, इसे लेकर भी अब होड़ मची पड़ी है। अब ये ईगो की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जहां से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का।